नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास खंड का पहला चैप्टर कैसे, कब और कहां। देखो बच्चों, इस अध्याय के अंदर हम इतिहास की पुरानी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी घटना कैसे घटी, कब घटी और कहां घटी। मेनली हम इस अध्याय के अंदर अंग्रेजों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि अंग्रेज कब आए, उनके आने से कौन सी घटनाएं व्याप्त हुई, कौन सी घटनाएं घटित हुई और वे भारत के किन किन राज्यों में अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्थानों पर घटित हुई। इस अध्याय के अंदर हम अंग्रेजों को कालक्रमानुसार पढ़ेंगे। कालक्रमानुसार का मतलब होता है उनके आने की समय की तिथियों के अनुसार कि किस तिथि में कौन सी घटना घटित हुई। यानी कि इस अध्याय के अंदर हम तिथियों के महत्व के बारे में जानेंगे कि तिथियों का महत्व क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इतिहास में चीजों को तारीखों के अनुसार याद रखा जाता है। अगर मैं इससे भी प्राचीन इतिहास की तरफ जाऊं, जिस समय तारीखों का ज्ञान नहीं हुआ करता था, तो उस इतिहास को हम प्राचीन इतिहास बोलते हैं। जैसे इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है। एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास और एक होता है आधुनिक इतिहास। ऐसे ही अंग्रेजों ने भी भारत के ऊपर बहुत सारी इतिहास की किताबें लिखी। उन किताबों के अंदर अंग्रेजों ने भी भारत के इतिहास को प्रमुखतः 3 कालखंडों में बांटा, परंतु उनके कालखंड अलग रूप पर आधारित थे। जैसे कि उन्होंने जो इतिहास लिखा वो लिखा हिंदू धर्म पर, मुस्लिम धर्म पर और अंग्रेजों पर। जैसे पहले पार्ट के अंदर हिंदुओं ने कैसे राज किया, दूसरे पार्ट में अगर बात करें तो मुगलों ने कैसे राज किया और तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजों ने कैसे राज किया। तो ये अलग अलग तिथियां थी। अंग्रेज आते गए, धीरे धीरे शासन व्यवस्था बढ़ती गई। अंग्रेज प्रारंभ में व्यापारिक दृष्टिकोण से आए थे, व्यापार करने के माध्यम से आए थे और अपने व्यापार में छूट पाने की महत्वाकांक्षा लिए हुए धीरे धीरे वो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और उनके इसी हस्तक्षेप के कारण उनकी चाह आज नवाब बनने की हो गई थी और धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और जमीन हथियाना प्रारंभ कर दिया। तो इन्हीं सब 12 चीजों के बारे में अपने यहां इस अध्याय के अंदर जानेंगे। यहां देखो, अगर सबसे पहले बात करूं तो रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं। देखो, रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल युद्ध यानी कि प्लासी का युद्ध जीत अंग्रेजों को वास्तविक सत्ता दिलाई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वो रॉबर्ट क्लाइव ही थे। तो यहां रॉबर्ट क्लाइव की बात है। देखो, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को, ये रेनले एक अन्य अंग्रेज अधिकारी थे। देखो, रॉबर्ट क्लाइव का मानना था कि अगर हमें किसी पृष्ठभूमि पर, किसी भूमि पर राज करना है तो कम से कम हमें उसका पहला नक्शा पता होना चाहिए कि जो हमारा अधिकार क्षेत्र है वो कितना है, कहां तक हमारा अधिकार क्षेत्र सीमित है, कहां तक हम जा सकते हैं। तो उसके लिए एक नक्शा तैयार करना था। तो नक्शा तैयार करने के लिए अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने दूसरे अंग्रेज अधिकारी रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। रेनले का भी यह मानना था कि किसी भी राष्ट्र को उसके ऊपर राज करने के लिए, किसी भी राष्ट्र पर राज करने के लिए उसका नक्शा होना बहुत जरूरी है, जो कि आज हम देखते भी हैं। आज आधुनिक युग के अंदर हमें हरेक देश का नक्शा, हरेक महाद्वीप का नक्शा, हरेक प्रकार के द्वीपों का नक्शा, महासागरों का नक्शा आज हमारे पास उपस्थित है। तो हम किसी भी देश की भूमि या किसी भी देश की सीमाओं के बारे में जानकारी रखते हैं। तो पहले यह काम किसने स्टार्ट किया भारत के अंदर? रेनले ने प्रारंभ किया था। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा उनमें हरेक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। देखो, समय समय पर गवर्नर जनरल बदलते गए। स्टार्टिंग जो की थी, सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो थे प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही भारत को आजादी मिली थी। मतलब अगर मैं बात करूं, भारत पर जो शासन प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, और जो अंग्रेजों की सत्ता जो खत्म हुई थी या हम जब स्वतंत्र हुए थे उस समय हमारे जो
गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये अलग अलग तिथियों में आए और इन सभी का तिथियों समेत इतिहास जो है अंग्रेज के बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा। और अंग्रेज के इतिहासकारों ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अंग्रेज के इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 रूपों में बांटा है, जिनमें पहला था हिंदू, दूसरा था मुगल और तीसरा था अंग्रेज शासन व्यवस्था। आगे चलते हैं। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? देखो, अवधियां तय करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे प्राचीन समय में जब पूछा जाता था, अगर किसी के जन्म की बात करें, तो जब जन्म की बात आती थी तो बताया जाता था कि सर्दियों का समय था, कुछ बोलते हैं बारिश का समय था। तो ये अलग अलग तिथियां, अलग अलग जानकारियों के स्रोत थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक युग बढ़ता गया, हमारे पास तिथियां उपस्थित हुई, हमारे पास कैलेंडर आए, तो अब हमने उन तिथियों को कैलेंडर में संजो कर रखने का काम स्टार्ट किया। पहले जो इतिहासकार इतिहास लिखते थे उनमें तिथियां महत्वपूर्ण हुआ करती थी कि राजा का राज्याभिषेक कब हुआ या राजा के बेटे का जन्म कब हुआ। सिर्फ इन्हीं बातों के इर्द गिर्द पूरा इतिहास घूमकर रह जाता था। यानी कि राजा के जीत के बारे में लिखना, किसी राजा के हार के बारे में लिखना, किसने कब किस पर आक्रमण किया इसके बारे में लिखना। पर आज का जो इतिहास है, आज इतिहासकार अलग अलग प्रश्नों पर भी लिखते हैं, सरकार के ऊपर भी लिखते हैं। तो आज इतिहास एक पूरा वर्चस्व रूप प्राप्त कर चुका है, पर पहला ऐसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहां कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीनों कालखंडों में बांटा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मिल थे, मिल ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। ऐसे ही कुछ इतिहासकार जो भारत के इतिहास के बारे में लिखते हैं, वो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और जो लास्ट था वो था आधुनिक इतिहास, जिसके अंदर अंग्रेजों का व्याख्यान किया गया है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मध्यकालीन इतिहास में मुगलों का या मुस्लिमों के बारे में बताया गया है, और सबसे पुराना जो प्राचीन इतिहास था उसमें हिंदू राष्ट्रों के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। देखो, मिल ने जो किताब लिखी उसमें उन्होंने एशियाई देशों को पूर्वी देशों के रूप में बताया गया था, क्योंकि जो अपना एशिया है ये यूरोप के पूर्व में पड़ता है, तो उन्होंने एशियाई देशों को पूर्व के रूप में व्याख्यात किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो एशियाई देश हैं, क्योंकि देखो एशियाई देश अपने आप में इतने संपन्न थे। अगर मैं भारत की ही बात करूं तो भारत अपने आप में इतना संपन्न था कि उसके विदेशों से जो संबंध थे वो कम ही थे, और अपने आप में संपन्न होने के कारण उसके खुद के रीति रिवाज थे, खुद के चाल चलन थे। तो वो सब जो है वो कभी भी यूरोप ने देखे ही नहीं थे। तो उन्हें लगता था कि एक असभ्य जाति है, तो उन्होंने अपने हिसाब से ही अपने भारत को क्या बोल दिया था? एक असभ्य बोल दिया था। आगे बात करते हैं। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, मिल के अनुसार भारत एक कैसा देश था? असभ्य देश था। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। देखो, अगर मैं बात करूं शिक्षा की, तो जो शिक्षा का प्रचलन था हमारे यहां गुरुकुल के अंदर हुआ करता था, जबकि यूरोप के अंदर, या मैं आधुनिक इन देशों की बात करूं तो यहां स्कूलों की, विद्यालयों की, महाविद्यालयों का प्रचलन था, या अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया जाता था, जबकि हमारे यहां आज भी पारंपरिक शिक्षा पढ़ाई जा रही थी। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यानी कि इन्होंने अंग्रेजों के राज को, जो अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, इसको एक अच्छा राज बताया, और भारतीयों के लिए एक अच्छा दृष्टिकोण दिखाते हुए इन्होंने कहा कि ये राज भारतीयों के लिए अच्छा साबित होगा। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशक क्या होता है? देखो बच्चों, जो औपनिवेशक शब्द है, अगर मैं इस औपनिवेशक शब्द की बात करूं तो इस शब्द का मतलब होता है कि जब कोई, अगर मैं 1-2 व्यक्तियों की बात करूं, जैसे कोई 2 व्यक्ति हैं, अगर एक व्यक्ति थोड़ा ताकतवर है तो दूसरे व्यक्ति पर अपना आधिपत्य कर लेगा और उसे गुलाम बना लेगा, और गुलाम बनाकर उसे अपने हिसाब से काम करवाएगा, जो वो खुद बोलेगा उस हिसाब से वो काम करेगा। तो ये होता है बच्चों औपनिवेश।
यानी कि किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पे राज होना और उस दूसरे व्यक्ति का पहले व्यक्ति के कहे अनुसार कार्य करना। अब मैं यहां राष्ट्र की बात करूं तो जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को गुलाम बना लेता है और उसके राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जितने भी मामले उनके अंदर दखल देना प्रारंभ कर देता है तो ये होता है उपनिवेश। जैसा कि यहां लिखा गया देख सकते हैं कि जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपनिवेशीकरण कहा जाता है। और उस जो शासन कर रहा है उसे उपनिवेश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। देखो बच्चों, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, ये क्या है? देखो बच्चों, अगर मैं आज की बात, जैसे संग्रहालय जो होते हैं, आपने देखा होगा संग्रहालय के अंदर आज भी अगर आपने देखें जो प्राचीन, जो हमारे राजा रजवाड़े थे, जो प्राचीन जो लोग थे, उनसे संबंधित चीजें, उनसे संबंधित जो वस्तुएं थी आज भी संग्रहालयों में रखी गई हैं। आज हम उन्हें जाकर देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही था हमारा प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। यानी कि प्रशासन जो था ना उस समय का, उसका ये मानना था कि जो दस्तावेज होते हैं, जो कागज पत्र जो होते हैं, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए, बातें लिखित में होनी चाहिए ताकि कल को उनको प्रूफ किया जा सके, उनको प्रमाणित किया जा सके। जैसा कि यहां लिखा गया, देखते हैं कि अंग्रेजों को लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। जैसा कि अभी अगर मैं बात करूं, कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लिया। तो इस कानून के तहत जब बात की गई आंदोलनकारियों से, किसानों से, तो किसानों ने एक बात कही कि जब तक हमें लिखित में नहीं दिया जाएगा तब तक हम ये बात नहीं मानेंगे। तो ये बात कुछ वैसी ही है। इसीलिए अंग्रेजों ने भी लिखित दस्तावेजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। अभिलेख कक्ष का मतलब होता है बच्चों, जहां उन पत्रों को, उन कागजों को संभाल कर रखा जाता है। ऐतिहासिक जो कागज थे उनको संभाल कर रखा जाता है। अगर कोई एग्रीमेंट किया है तो उसको संभाल कर रखेंगे। उन सब चीजों के बारे में बताता है। जैसे कि तहसील के दफ्तर में, जैसे कि आज अपने देखते हैं, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओ तो आप उस दफ्तर के अंदर कई अलमारियां देखते हैं। कई अलमारियां होती हैं जिनके अंदर अलग अलग दस्तावेज की फाइलों का पूरा जत्था होता है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकर कहीं भी जाकर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आप पुलिस थाने में जाओ तो वहां जितने भी अपराधी हैं तो हर एक अपराधी की आपको एक अलग फाइल मिलेगी, उसके बारे में उसका पूरा बायोडाटा मिलेगा। तो ये सब चीजें संभाल कर रखी जाती हैं। कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव भी बोलते हैं इनको, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। अब मैं बात करता हूं 19वीं सदी यानी कि 1800 के आसपास। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। देखो बच्चों, इसका मतलब है, जैसे मान लो अगर मैं आज की घटना के अनुसार बात करूं, किसी एक व्यक्ति पर किन्हीं दो अन्य पुलिस थानों के अंदर मान लो कोई केस दर्ज है। पहले कोई भी पुलिस थाना है, उसने इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी थी कर ली। बाद में इसने उन्हीं कागजों को दूसरे पुलिस थाने में भेजना है कि हमने यहां तक कार्रवाई कर ली, आगे की आप करो। तो ये जो दस्तावेज थे तो एक से किसके पास भेजे गए? दूसरे के पास। तो ये काम पहले से होता है। पहले भी यही काम होता था कि किन्हीं मुख्य दस्तावेजों को, जैसे मान लो कोई नया कानून लागू करना है, कोई नियम लागू करना है, और आपके पास 5 प्रेसिडेंसी हैं, तो आप उनको अलग अलग जगह भेजोगे। तो वो जो थे, भेजना जो था वो इसी के अंतर्गत आता था। आगे देखते हैं 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। देखो, आज के समय की बात करें तो आज हम कोई भी कागज की जेरोक्स या फोटोकॉपी करवा लेते हैं ताकि हमारे पास सबूत रहेगी भी हमने ये काम किया था। मान लो आपने किसी को कोई लेटर भेजा है और वो लेटर कल को आपको ऐसा लगे भी हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो अपने क्या करते हैं, अपने उसी लेटर की फोटोकॉपी करवा के अपने पास रखते हैं ताकि हमारे पास भी एक सबूत रहे, कल को कुछ प्रमाणित करना पड़े। तो पहले फोटोकॉपी तो हुआ नहीं करते थे, तो पहले क्या काम करते थे, बिल्कुल वैसी की वैसी कॉपियां तैयार की जाती थी, उन्हें मुद्रित किया जाता था। आगे देखते हैं, उन्हें खुशनवीसी, देखो जो ये काम करते थे उन लोगों को क्या बोला जाता था,
खुशनविशी के माहिर लिखते थे? खुशनविशी या सुलेखन विशी? सुलेखन कला का मतलब होता है लिखना, तो उनको कला करने वालों को क्या कह दिया हमने? सुलेखन विशी। सुलेखन विशी ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते थे। जैसा कि बच्चों देखो, ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था, यानी कि 20वीं सदी के प्रारंभ में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। देखो, अंग्रेजों ने सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, नक्शे तैयार करवाए कि कैसे नक्शे तैयार कर सकते हैं, कैसे हम भारत पर राज कर सकते हैं। बाद में उन्होंने देश को भली भांति समझने के लिए, भली भांति उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, देखो किसी भी चीज पर अगर राज करना है तो उसके, कहते हैं ना, उसके हरेक व्यू के, हरेक प्रकार के, हरेक दृष्टिकोण को देखना जरूरी होता है। तो अंग्रेजों ने यही काम किया, वो पूरे भारत को जानना चाहते थे कि यहाँ कितनी सभ्यताएं हैं, कैसे कैसे लोग हैं, किन लोगों की मानसिकता क्या है, कैसी लोगों की मानसिकता है, ताकि उन पर राज करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। उन्होंने सिर्फ लोगों पर सर्वेक्षण नहीं किए, उन्होंने यहाँ की मिट्टी का भी सर्वेक्षण किया। देखो, समय कुछ ऐसा आ गया था कि भारत अपने आप को गुलाम महसूस करना प्रारंभ कर चुका था, और इसी बीच जब सरकारों ने लगान बढ़ा दिए, तो लगान बढ़ाने से जो किसान थे वो कर नहीं दे पा रहे थे, उन्हें भूमिहीन किया जा रहा था। तो ये सब चीजें जब चल रही थी, तब अंग्रेज सरकार ने सोचा कि क्यों ना सर्वेक्षण करवाकर मिट्टी के हिसाब से वहां उसी फसल को बोया जाए जिस हिसाब से मिट्टी उचित है। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो आधुनिक, जो भारत के निर्माता कहे जाते हैं, उस भारत को आधुनिकरण की तरफ लेकर जा रहे थे। तो यहाँ उन्हीं सब बातों के बारे में जिक्र किया गया। जैसे कि देखो बच्चों, ये है हमारे पास एक शरीफे का पौधा, ये देखो, ये है शरीफे का पौधा। ये उस समय देखो पेंटिंग किया करते थे। इस पेंटिंग का तात्पर्य है कि देखो उस समय सिर्फ वनस्पति का भी सर्वेक्षण किया जाता था। हम आगे चलते हैं। अब देखो कि 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। अब देखो, नक्शा तैयार करना है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक भारत के एक बड़े भूभाग पर वन विभाग या वन हुआ करते थे, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हुआ करती थी। तो उन सब के बारे में जानने के लिए, उनके नक्शा तैयार करने के लिए अलग अलग सर्वेक्षण विभागों को काम सौंपा गया था। ये 19वीं सदी के प्रारंभ में पुल अपने जोर पर था। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना, देखो 1871 के आसपास प्रारंभिक जनगणना हुई थी। जनगणना प्रारंभ होगी। जनगणना का मतलब होता है वहां के हरेक नागरिक का बायोडेटा तैयार करना। हरेक नागरिक को एक एनपीआर, जिसको बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसके अंदर उसका नाम लिखना, दर्ज करना, अलग अलग हरेक व्यक्ति के बारे में लिखना। तो ये काम 1871 के आसपास, यानी कि 19वीं सदी के अंतिम समय में प्रारंभ हो गया था। और जो रेगुलर जनगणना जो है वो 1881 में प्रारंभ हुई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। एक वायसराय थे लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन ने ये चीजें प्रारंभ की थी सबसे पहले। आगे चलते हैं। तो यहां देखो, ये शरीफे का पौधा उसी का एक उदाहरण है कि वहां देखो सर्वेक्षण पर कितना ध्यान दिया जा रहा था। इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने अंग्रेजों ने कैसे हम पर राज किया, कैसे वो आए, कैसे उन्होंने या राज करने के लिए अपने आप को उस अनुकूल बनाया, कैसे नक्शे तैयार किए, अलग अलग तिथियों के बारे में जाना, अलग अलग वायसराय के बारे में देखा कि पहले वायसराय कौन थे, अंतिम वायसराय कौन थे। ऐसे ही इस इतिहास खंड के आगे आने वाले अध्यायों के अंदर हम अलग अलग वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।